दोस्तों, आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर एंड नंबर सिस्टम, संख्या और संख्या पद्धति। इसमें पहला टॉपिक है अंक। पहला टॉपिक है अंक। अंक किसे कहते हैं तो ये जानते हैं। अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। हमारी संख्या पद्धति अथवा दार्शनिक प्रणाली में इन्हीं 10 संकेतों का प्रयोग होता है, यानी इन्हीं 10 संकेतों की सहायता से हम अपनी संख्या पद्धति क्या बनाते हैं। ठीक, हम दूसरा समझते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या क्या होती है? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 यह अनंत तक होती हैं। जो प्राकृत संख्या होती हैं ये एक से प्रारंभ होती हैं और ये अनंत तक होती हैं। ठीक, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक तथा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है ज्ञात करना संभव नहीं है। जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वो हमारा एक है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है वो ज्ञात करना संभव नहीं है। अब तीसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या में संख्यांक 0 को शामिल करने से प्राप्त संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी अनंत तक होती हैं। जो 0 से स्टार्ट होती है और ये अनंत तक जाती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना असंभव है। ये हम समझ चुके हैं। हम अगला पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। मतलब एक ऐसी संख्या जो 2 से काटने से पूरा कट जाए उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे हम देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 ये सब जितने भी हैं, जितने भी संख्या है ये सब 2 से काटने से पूरा कट जाएंगे, इसलिए इन्हें हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या के इकाई के अंक स्थान पर क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8 आते हैं। जो सम संख्या होते हैं उसकी इकाई के स्थान पे हमेशा क्या आते हैं? 2 आता है, 4 आता है, 6, 8 आदि आते हैं। अब अगला देखेंगे अगला है विषम संख्या। अगला है विषम संख्या। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 13 इत्यादि। मतलब ये भी अनंत तक होती हैं। तो विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से भाग देने पे पूरा न कटे, मतलब उसमें शेषफल बच जाए, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ठीक, विषम संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 आते हैं। ठीक, अगला है भाज्य संख्या अथवा असंयुक्त संख्या या यौगिक संख्या किसे कहते हैं? वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ये सब ऐसी संख्या हैं जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे भी संख्या से विभाजित हो सकती हैं, इसलिए इन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 1 से भी विभाजित हो सकता है, 2 से भी विभाजित हो सकता है और 4 से भी हो सकता है। जैसे और हम देख सकते हैं 10 को 10 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 5 से भी विभाजित होगा और 10 मतलब स्वयं से भी विभाजित हो जाएगा, इसलिए इसे भाज्य संख्या कहते हैं। अगला देखते हैं अभाज्य या असंयुक्त ऋण संख्या किसे कहते हैं? तो एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इसी प्रकार 89, 97 तक ये होती हैं। 1 से 100 तक की ये 25 अभाज्य संख्याएं हैं, यानी 1 से लेकर 100 तक के बीच में हमारी सिर्फ कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 ही अभाज्य संख्याएं होती हैं जो यहाँ ऊपर लिखी गई हैं। ठीक, अब आगे हम देखते हैं जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, यानी ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर क्या हो? 2 हो, तो वे दोनों संख्याएं जुड़वा अभाज्य कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 9 इत्यादि। 3, 5 का अंतर क्या है? 2 है और ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो यानी ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं होंगी। ऐसा मान ले लिए 89, 61 इन 2 संख्याओं का अंतर कितना है? 2 है
ये दोनों संख्या कौन सी अभाज्य संख्या है, इसलिए एक कौन सी संख्या हो जाएंगी, जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएंगी। अब अगला देखते हैं हम सहअभाज्य या असभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जिन दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्त कितना हो, एक हो, तो वे दोनों संख्या सहअभाज्य कहलाती हैं। जैसे 4 और 5, 5 और 7, 4, 9, 12, 13, 1, 5, ये सब ऐसी संख्याएं हैं जिनका महत्तम एक ही होता है। महत्तम मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्त, यानी कि ये संख्या 4 और 5 केवल एक ही से कट सकती है और किसी दूसरी संख्या से दोनों संख्या नहीं काटी जा सकती हैं। ऐसे हम 4 और 9 को ले लेंगे तो 4 9 मतलब एक ही से 4 9 कट सकती हैं और किसी दूसरे संख्या से 4 9 नहीं कर सकती हैं। ठीक, अगला नोट्स देखेंगे। नोट पहला, प्रत्येक जुड़वा अभाज्य सहअभाज्य होंगे लेकिन प्रत्येक सहअभाज्य जुड़वा अभाज्य नहीं होंगे। ठीक, दूसरा, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का सहअभाज्य होती हैं। जो दो क्रमागत प्राकृत संख्या होती हैं वह सहअभाज्य संख्या होती हैं। जैसे हम एक ले लिए और 2 ले लिए तो ये दोनों क्या होंगे, ये सहअभाज्य होंगे क्योंकि इन दोनों का महत्तम क्या है, एक ही है, इस नाते क्या हो जाएंगे, ये भी सहअभाज्य संख्या हो जाएंगे। अब अगला हम देखते हैं संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। वैसी प्राकृत संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्यामान से दोगुना होता है। मतलब संपूर्ण संख्या ऐसी संख्या है जिनके सभी अपवर्तक यानी कि जैसे कोई संख्या है 6, तो इसके 6 के अपवर्तक कौन कौन से होंगे, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक क्या हो गए, 6 हो गए, ये सब इसके अपवर्तक हैं। यानी सभी अपवर्तकों का अगर योग कर दिया जाए, सम कर दिया जाए तो संख्या मान से दोगुना हो जाए। मतलब इनका योग करने कितना आएगा, 6 3 9, 9 9 2 11, 11 1 12, मतलब संख्या मान कितना था मेरा, 6 था। तो 6 का जोड़ने पे, 6 के अपवर्तकों को जोड़ने पे इसका मान कितना आ जाए, 12 आ जाए, मतलब दोगुना हो जाए, तो उसे हम कहते हैं संपूर्ण संख्या। ठीक, इसे हम कहते हैं संपूर्ण संख्या। ठीक, जैसे 6 और 28, 1 से 100 के बीच दो ही संपूर्ण संख्या है। ऐसा 6 के अपवर्तकों का योग 1 2 3 6 है, इनका योग क्या है, 12 है, मतलब 6 के दुगने हो गया है इनका अपवर्तकों का योग, मतलब ये भी संपूर्ण संख्या है। 28 के अपवर्तकों का योग 1 2 4 7 14 28, इनका योग कितना है, 56 हो गया। मतलब जो संख्या का क्या हो गया, ये संख्या कि अपवर्तों का जो योग है वो क्या हो गया है, अपवर्तों का योग संख्या से दोगुना हो गया। मतलब 28 का दोगुना क्या होता है, 28 का दोगुना हो जाएगा 56। ठीक, अब अगला देखेंगे रामानुजन संख्या। तो रामानुजन संख्या किसे कहते हैं। 1729 को रामानुजन संख्या कहते हैं। जो 1729 होता है इसे हम रामानुजन संख्या कहते हैं। तो वैसी लघुत्तम प्राकृत संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो विभिन्न तरीकों से लिखा जा सके, कितने तरीकों से, दो विभिन्न तरीकों से लिखा जा सके, रामानुजन संख्या कहलाती है। जैसे 1729, तो 1729 को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। पहला यह है 10 के क्यूब प्लस 9 का क्यूब, दूसरा है 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ठीक, जैसे 10 का क्यूब अगर हम करेंगे तो हो जाएगा मेरा 1000, और 9 का क्यूब करेंगे तो इसका हो जाएगा 729। इन दोनों का जब जोड़ेंगे तो हमको 1729 मिल जाएगा, 1729 मिल जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम देखते हैं 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब 12 का क्यूब मेरा होता है 1728, 1728 में 1 के क्यूब को जोड़ देंगे, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये मेरा हो जाएगा 1729। अगला है प्रमेय संख्या। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो या p/q के रूप में व्यक्त की जा सके उसे हम प्रमेय संख्या कहते हैं। लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए तथा p और q दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। p और q कैसी संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो वैसी संख्या प्रमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 6/7, 4/9, 11/7, 5 0, √4 आदि ऐसी संख्याएं हैं जिसे हम कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं कहते हैं। नोट में देख लीजिए, पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या प्रमेय संख्या है, दूसरा प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रमेय संख्या है, तीसरा प्रत्येक पूर्णांक प्रमेय संख्या है।
यानी पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती हैं। जो जितने भी प्राकृत संख्या हैं वो परिमेय संख्या हो सकती हैं। दूसरा, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, मतलब जितने भी पूर्ण संख्या हैं वो क्या हो सकते हैं, परिमेय संख्या हो सकते हैं। तीसरा, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय है। जो प्रत्येक पूर्णांक है वो परिमेय संख्या है, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या हो सकता है।